प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के प्रति उपयुक्त व्यवहार नाम से आज राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की। कोरोना महामारी से बचाव और जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया ये अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में प्रदेश के सबसे बड़े आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल माध्यम से किया शुभारंभ। कहा, केंद्र व प्रदेश सरकार कोरोना नियंत्रण के लिए लगातार है प्रयासरत। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 3,376 मामले आए सामने। उपचार का प्रतिशत लगातार बढ़कर हुआ 88% से अधिक। और प्रदेश में 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए होगा मतदान। 9 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक होंगे नामांकन। प्रदेश भर में 7 विधानसभाओं में होगा उपचुनाव। नमस्कार, मैं हूं पवन निगम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड-19 के प्रति उपयुक्त व्यवहार इस नाम से एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की। पीएम ने ट्वीट के जरिए इस अभियान की शुरुआत की। कोरोना महामारी से लड़ाई जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। इसके जरिए देशवासियों को मास्क पहनने, शारीरिक दूरी का पालन करने और हाथ की स्वच्छता जैसे अहम संदेश दिए हैं। आगामी त्योहारों, सर्दियों के मौसम और अर्थव्यवस्था के खुलने को ध्यान में रखते हुए अभियान शुरू किया गया है। केंद्र सरकार इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर एक एक्शन प्लान बनाएगी। अधिक कोरोना संक्रमण वाले जिलों में नियोजित तरीके से संपर्क किया जाएगा। देशवासियों तक विभिन्न मीडिया माध्यम के जरिए आसानी से समझे जा सकने वाले संदेश जारी किए जाएंगे और इसमें लोगों को अधिक जागरूक बनाने के लिए स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के प्रभावशाली व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। फ्रंट लाइन वर्कर्स और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इस अभियान में शामिल किया जाएगा। बैनर और पोस्टर्स लगाए जाएंगे। मोबाइल वैन का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकारी स्थलों पर होर्डिंग्स, वॉल पेंटिंग्स और इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे। कोविड संदेशों को चलाने के लिए स्थानीय केबल ऑपरेटर्स की भी सहायता ली जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर मोदी नगर में प्रदेश के सबसे बड़े आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। आज प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए एक जन आंदोलन अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जन भागीदारी द्वारा व्यवहार परिवर्तन तथा हैंड वॉश, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के उपयोग के संबंध में जागरूकता बढ़ाने का कार्य सुनिश्चित होगा। इससे लोगों को कोविड-19 के दृष्टिगत प्रोटोकॉल को अपने जीवन का हिस्सा बनाने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आइनॉक्स ग्रुप के पदाधिकारियों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार कोरोना नियंत्रण हेतु लगातार प्रयासरत हैं। इन प्रयासों का परिणाम है कि कोरोना की दर में निरंतर कमी हुई है। कुछ समय से हम लोग इस बारे में सुन रहे थे कि लिक्विड ऑक्सीजन की कमी हॉस्पिटल में खासतौर पर देखने को मिल रही थी। यद्यपि उत्तर प्रदेश में हमारे खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा लगातार ये प्रयास किया गया कि इसकी कहीं कमी न होने पाए। स्वास्थ्य विभाग ने और सभी संबंधित विभागों ने अपने स्तर पर प्रयास करते हुए मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए एक बहुत अच्छी योजना बनाई और कहीं भी कोई समस्या नहीं आई। लेकिन इस सब के बावजूद जो डिमांड थी उसके अनुसार समयबद्ध सप्लाई हो सके, यह एक चुनौती एक समय खड़ी हो गई थी। और ऐसे समय में जो हमारे लिए सबसे क्रिटिकल समय है, हम सब जान रहे हैं कि पूरी दुनिया वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रही है। इस समय इस संक्रमण से बचाव के लिए जो भी उपाय हो सकते थे, पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। लेकिन फिर भी संक्रमण है। लॉकडाउन के दौरान भारत पूरी तरह न केवल संक्रमण से मुक्त था बल्कि प्रभावी ढंग से हम लोगों ने इसको नियंत्रण भी किया था। लेकिन अनलॉक के तीसरे चौथे चरण में इन्फेक्शन की दर काफी बढ़ गई थी और उसके कारण एक समस्या हम सबके सामने भी पैदा हुई थी कि जो लोग इन्फेक्ट हो रहे थे उन्हें हॉस्पिटल में सुविधा मिले,
जो हाई रिस्क ग्रुप था उन लोगों को हॉस्पिटल में बेहतरीन सुविधा मिल सके, इसके लिए हमें जो बेहतर रिजल्ट देने की स्थिति थी, खासतौर पर जो हमारे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल थे, लेवल 3 के HFNC और वेंटिलेटर्स की बेहतर सुविधा जहां पर थी, वहां पर मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति निरंतर बनी रहे, यह बहुत आवश्यकता वहां पर थी। और इन चीज़ों को हम लोग अक्सर महसूस करते थे कि HFNC के बाद ऑक्सीजन की आपूर्ति की डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी और एक समय तो ऐसा लगा कि जैसे हाहाकार मचने की नौबत आएगी, लेकिन यहाँ पर पहले से ही की गई व्यवस्थाओं के कारण और लगातार केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा कोविड-19 के नियंत्रण के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम था कि संक्रमण की दर निरंतर कम होती हुई दिखाई दी। और आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कोविड पॉजिटिविटी का जो रेट है वह केवल 2.2 और 2.3 के आसपास है और एक अच्छी दिशा में हम लोग जहां इसको नियंत्रण करने की ओर जा रहे हैं, वहीं रिकवरी का रेट भी प्रदेश के अंदर बहुत बेहतर स्थिति में पहुंच चुका है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,376 मामले सामने आए हैं और 3,690 लोग उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में उपचार का प्रतिशत लगातार बढ़कर 88% से अधिक हो गया है। प्रदेश में इस समय सक्रिय मरीजों की संख्या 42,552 है। 24 घंटे में संक्रमण के 3,376 मामले आए हैं। ये कल से लगभग 200 के आसपास कम है और विगत 24 घंटे में लगभग 3,690 लोग उपचारित होकर डिस्चार्ज हुए हैं। इस प्रकार अब तक कुल 3,78,682 मरीज जो हैं उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और उपचार का प्रतिशत लगातार बढ़ता हुआ 88% से अधिक हो गया है। प्रदेश में इस समय 42,552 एक्टिव मामले हैं, जिनमें लगभग 20,205 लोग आइसोलेशन में हैं, होम आइसोलेशन में हैं। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 1,68,082 सैंपल की टेस्टिंग हुई है। इस प्रकार अब तक 1,13,75,818 सैंपल की टेस्टिंग हो चुकी है। प्रदेश में जो सर्विलांस का काम चल रहा है उसके माध्यम से 1,34,416 घरों में 4,07,653 सर्विलांस टीमों के द्वारा 2,64,00,000 घरों में लगभग 13 करोड़ की जनसंख्या का सर्वेक्षण किया गया है। इस प्रकार लगभग 70% की आबादी का एक बार सर्वेक्षण किया जा चुका है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि प्रदेश में किसानों से धान की खरीद की प्रक्रिया जारी है। किसानों से अनुरोध है कि वो धान को मंडियों में सुखा कर ही लाएं। के इस जन आंदोलन अभियान में जुड़ने के लिए संकल्प दिलाया है, शपथ दिलाई है। जनपदों में भी जगह जगह दिलाई गई है। इसका एक पूरा अभियान भी चलाया जाएगा ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उनका अभियान है, जो उन्होंने आह्वान किया है जन आंदोलन कोविड-19 का, उसको गांव-गांव घर-घर तक पहुंचाया जाए। 3 सिद्धांत उन्होंने दिए हैं कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और हाथ की सफाई रखिए, हाथों को धोते रहिए। हैंड वॉश, वियर मास्क एंड फॉलो फिजिकल डिस्टेंस, ये तीनों क्रियाओं के लिए संकल्प दिलाया गया है और आगे भी उसको संकल्प सबने लिया है कि वो इसके बारे में समुचित प्रचार प्रसार भी करेंगे। किसानों से धान खरीद का कार्य बदस्तूर चल रहा है। मैं सरकार की ओर से किसानों को फिर से अनुरोध करना चाहूँगा कि अपना धान सुखाकर लाएं, क्योंकि अभी इस समय मॉइस्चर धान में है, तो उसको धान को सुखाकर ही वो मंडी उसमें खरीदार के पास लाएं, सरकारी क्रय केंद्रों के पास लाएं। लगभग 4,000 क्रय केंद्र इस समय संचालित हैं। कंटेनमेंट जोन लगभग 15,000 कंटेनमेंट जोन काम कर रहे हैं
जो कि 1165 थाना अंतर्गत हैं। कोरोना से बचाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन को लेकर राज्य सरकार के मंत्रियों, प्रशासनिक अधिकारियों और स्वयंसेवी संगठनों ने भी अपील की है कि कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जो प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं उनका लोग जरूर से जरूर पालन करें। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने अपील की है कि लोग कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए निरंतर हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से धुलते रहें। इसके अलावा भीड़-भाड़ इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखें। आपस में एक दूसरे से 2 गज की दूरी जरूर बनाएं और मास्क जरूर से जरूर लगाएं। अंबेडकर महासभा के संगठन मंत्री वीरेंद्र विक्रम सुमन ने भी इन्हीं नियमों का पालन करने की अपील की है। अभी आज हम लोगों ने अपने कार्यालय में इसके लिए शपथ लिया है कि हम बार बार हाथ धुलेंगे, मास्क पहनेंगे और जो 2 गज की दूरी है उसको बनाए रखेंगे, क्योंकि कोरोना की अगर कोई दवा है तो वह मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना और बार बार हाथ धुलना। हम सभी अपने प्रदेशवासियों से अपील करते हैं कि इस कोरोना के गाइडलाइन का पालन करें और खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से लड़ाई को जन आंदोलन बनाने के लिए आज एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की। इस अभियान को सभी वर्गों से व्यापक समर्थन मिल रहा है। प्रदेश की कई नामचीन हस्तियों ने प्रधानमंत्री की इस मुहिम को आगे बढ़ाने में जुट गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव, लोक गायिका मालिनी अवस्थी, हास्य कलाकार अन्नू अवस्थी और अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज रुचि सिंह ने लोगों को जागरूक करने वाले संदेश दिए हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं मालिनी अवस्थी। त्योहार आने वाले हैं, हम सबके घर, परिवार, समाज, देश की रौनकें आने वाली हैं। इस उत्सव के मौके पर हमें कोविड से और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आइए कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हों। 3 बातों का हमेशा ध्यान रखें। एक तो मास्क जरूर पहनें, हाथ साफ करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। सो यूनाइट टू फाइट कोरोना। आप सभी देशवासियों से यह अपील करती हूँ कि कोरोना के दौरान आप सभी। प्रदेश में 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। इस संबंध में नामांकन 9 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक किए जा सकते हैं। प्रदेश भर में 7 विधानसभाओं के उपचुनाव होने हैं। प्रदेश के आईजी लॉ एंड ऑर्डर ज्योति नारायण ने बताया कि उपचुनाव की तैयारियां जारी हैं और सुरक्षा के विस्तृत बंदोबस्त के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 दिनांक 3 नवंबर को वोटिंग होगी, पूर्व में अवगत कराया जा चुका है। नामांकन की प्रक्रिया दिनांक 9 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है और ये 16 अक्टूबर तक नामांकन चलेगी। 7 विधानसभा जहां उपचुनाव प्रस्तावित हैं। इस नामांकन के लिए सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश ने विस्तृत निर्देश निर्गत किए हैं और भारतीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा समय समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी हम लोगों को विस्तृत दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। हाथरस के चंदपा कोतवाली के गांव बूलगढ़ी में अब शासन, प्रशासन और पुलिस का सारा जोर गांव में पीड़ित परिवार की सुरक्षा पर है। इसी के मद्देनजर बुधवार देर शाम पुलिस उप महानिरीक्षक लखनऊ शलभ माथुर ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं हाथरस पुलिस प्रशासन ने गांव के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया है। साथ ही अब मेटल डिटेक्टर की सहायता से आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए महिला पुलिस भी तैनात की गई है। पीड़िता के भाई और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस की 2 शिफ्टों में ड्यूटी लगाई जा रही है। वहीं पीएसी भी तैनात है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक ने बताया, निरंतर रूप से मजिस्ट्रेट व पुलिस के अधिकारी यहां का भ्रमण कर रहे हैं। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि पीड़ित परिवार की ही सुरक्षा ही प्राथमिकता है। उनसे जाकर उनकी परेशानियां भी पूछी जा रही हैं। कि उनके जो पीड़िता के भाई, उनके साथ 2, एक सब इंस्पेक्टर रैंक के और एक कांस्टेबल रैंक के पर्सनल उनके सुरक्षा कर्मी पुलिस के विद आर्म्स तैनात हैं, जो उनके साथ ही रहते हैं। उनकी इच्छा अनुसार उनके साथ जब भी उनको कहीं जाना होता है तो उनको वो स्कॉट भी करते हैं। तो उस तरह से पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पे चाक चौबंद है। गांव के दृष्टिगत भी और उनके घर के जस्ट बाहर ही
पीएससी की 1.5 सेक्शन जो है ये परमानेंटली कैंप कर रही है और हमारे उच्चाधिकारी भी आकर उनसे मिले, वो इस बात का आश्वासन दिया। उधर आजमगढ़ जनपद के अहरोला विकासखंड के पक्खनपुर गांव में सैकड़ों किसानों ने 2 दर्जन ट्रैक्टर सहित कृषि यंत्रों का माला फूल पहनाकर पूजन अर्चन किया और बिल के समर्थन में नारे भी लगाए। किसान मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री राधेश्याम गुड्डू ने कहा कि हम सनातन धर्म में कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं और लक्ष्मी स्वरूप मानते हैं। हमारे घर के अन्न भंडार इन्हीं यंत्रों के जरिए घर तक पहुंचता है, लेकिन विरोधी बिल का भी विरोध कर रहे हैं और हम उसी किसान यंत्रों की पूजा कर बिल का समर्थन कर रहे हैं। भारत के किसान इन यंत्रों का पूजन किए हैं, इन यंत्रों की पूजा किए हैं, क्योंकि इन्हीं यंत्रों के जरिए किसान अन्न पैदा करता है और इसी कृषि यंत्रों के जरिए हम देश की जनता जो है भोजन प्राप्त करते हैं, हमें अन्न मिलता है, उससे हम अपना जीवन यापन करते हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में कृषि यंत्रों के पूजन का कार्यक्रम आरंभ किया है। मैं अनिल कुमार सिंह, ग्राम कचरा पोस्ट पवई, जनपद आजमगढ़ का रहने वाला हूं। प्रधानमंत्री द्वारा संसद में पास किसान बिल का मैं समर्थन करता हूं। इससे हमें बिचौलियों से छुट्टी मिलेगी, आर्थिक आज़ादी मिलेगी। इससे हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर सकेंगे, अपने उत्पाद को मन चाहे दाम में अपने हिसाब से बेच सकेंगे। किसानों के आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो अध्यादेश पारित हुआ है वो किसानों के हित में है। इससे हम अपनी फसल को कहीं भी उचित दाम पे बेच सकते हैं, बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा। रायबरेली जिले के आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना ने माह सितंबर 2020 में 184 कोच बनाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आरेडिका भारतीय रेलवे की नई उत्पादन इकाई है जो अपनी नवीन रणनीतियों को लागू करके नित्य उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करते हुए विकास के पथ पर अग्रसर है। ये महाप्रबंधक विनय मोहन श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व तथा प्रबंधन के दृढ़ विश्वास, धैर्य, दृढ़ संकल्प और साहस से संभव हुआ है। कोविड-19 महामारी के चलते वर्तमान वित्तीय वर्ष में उत्पादन कार्य प्रभावित होने के बावजूद आरेडिका द्वारा माह अप्रैल से सितंबर तक कुल 601 कोचों का उत्पादन किया जा चुका है, जो देश के विकास में रेलवे की एक बड़ी उपलब्धि है। कोरोना जैसे आपातकाल में जहां लोगों के रोजगार प्रभावित हुए हैं और लोग अपने रोजमर्रा के खर्चों को नियंत्रित कर रहे हैं, खासकर मध्यम वर्गीय परिवार के अभिभावक स्कूलों से फीस की माफी की मांग उठा रहे हैं। इस बीच मंजुल तिवारी ने एक अनोखी पहल शुरू की है। पेश है ये रिपोर्ट। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर धर्म मां पढ़हि। तो हमको लगा कि भले ही इतना नुकसान हो रहा है तो और नुकसान हो, लेकिन सारे बच्चे, और मैं आपको बताऊं बनारस, इलाहाबाद से लेकर के बहुत दूर दूर तक के बच्चे हमसे जुड़े हैं और मुझे इससे बहुत आत्मिक सुख मिलता है। मंजुल तिवारी 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए लखनऊ में कोचिंग क्लास चलाते थे, लेकिन कोरोना काल में उनका व्यवसाय बंद हो गया। फिर शिक्षा को मिशन के रूप में लेकर चलने वाले मंजुल अपनी पूरी टीम के साथ समाज में निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। कोरोना काल में जब स्कूल बंद हैं उस टाइम पे तिवारी ट्यूटोरियल्स हमको फ्री क्लासेस दे रहा है, वो बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। मतलब अभी स्कूल भी नहीं, मतलब पहले स्टार्टिंग में कनेक्टिविटी इश्यूज थे, बट अब बहुत सही चल रहा है, इसलिए बहुत अच्छा है। मतलब ऑनलाइन क्लासेस तिवारी ट्यूटोरियल से जो हम लोग को मिल रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग को मिल रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हैं। और अब मतलब जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो मुझे सब समझ में आता है, और क्या कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, सब डाउट क्लियर करते हैं। पर्सनली जो भी पूछते हैं वो डाउट क्लियर कर देते हैं सब लोग। इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अ स्टूडेंट्स टू स्टडी इन तिवारी ट्यूटोरियल विच इज़ द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूशन इन लखनऊ। इट इज़ अ वेरी ग्रेट प्लेजर and they have to pay no money and they are teaching us for free. The teachers are like God, they teach God like. आज न सिर्फ लखनऊ बल्कि प्रदेश के अन्य शहरों से 2000 से अधिक बच्चे उनके साथ ऑनलाइन जुड़े हैं और निःशुल्क शिक्षा हासिल कर रहे हैं। मंजुल अन्य बच्चों से भी इस मुहिम में जुड़ने का अभियान चला रहे हैं, जिससे बच्चे निःशुल्क शिक्षा हासिल कर सकें और कोरोना जैसे इस हालात में अपने बोर्ड की तैयारी घर बैठे कर सकें। एक्चुअली हम लोगों ने जब इसको स्टार्ट किया, शुरुआत में जब कोरोना का इम्पैक्ट आया तो हमें लगा कि ये जो है जल्दी ख़त्म हो जाएगा, हमने इसको स्टार्ट किया। लेकिन फिर जब ये लंबा खींचने लगा तो हमने देखा कि बहुत आर्थिक रूप से नुकसान सबका हो रहा था। फिर अगर हम उसको फीस के लिए बोलते तो 10 में से 3 लोग नो डाउट फीस हमें जमा कर देते, लेकिन 7 लोग पर्टिकुलरली जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, ये एक ऐसा वर्ग है जो अपनी
कह सकते हैं कि दुख दर्द किसी से कह भी नहीं सकता, और अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के चलते वो इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करेंगे कि हम बिना फीस दिए पढ़ें और हम आपके लिए इसके लिए रिक्वेस्ट करें। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हमारे फीस इम्पोज करने से अगर 10 में से 6 या 7 बच्चे वंचित रह जाते हैं पढ़ाई से, तो ये हमको लगता है कि उचित नहीं होगा। किसी बच्चे की शिक्षा में बच्चे, शिक्षक और अभिभावक तीनों का बराबर का योगदान होता है, लेकिन कोरोना जैसे आपातकाल में मंजुल तिवारी ने शिक्षा के क्षेत्र में निःशुल्क शिक्षा की जो अलग जगाई है, वह समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। उमाशंकर दुबे, डीडी न्यूज, लखनऊ। बरेली के भतपुरा ब्लॉक के बहिर जागीर गांव में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। इन महिलाओं को मनरेगा के तहत सरकार की ओर से सिटीजन इन्फॉर्मेशन बोर्ड बनाने का काम दिया गया है। ये महिलाएं हाथ में फावड़ा थामे पुरुषों की बराबरी कर रही हैं। CIB बोर्ड बनाने के लिए बजरी, रेत मिलाने से लेकर उसकी लेवलिंग तक ये महिलाएं भी करती हैं। हालांकि अभी तक यह काम पुरुषों द्वारा किया जाता था, पर अब ये लोग इसे पूरी निपुणता के साथ करती हैं। इस काम से जुड़कर ये महिलाओं को एक बोर्ड बनाने का 2000 रुपये मिलता है। ये महिलाएं एक दिन में 10 से 20 बोर्ड का निर्माण करती हैं, जिसमें इन्हें अच्छा मुनाफा मिलता है और अपनी आजीविका चला रही हैं। इस पटले की कीमत है, इसकी रंगाई पुताई और बाकी जो गाड़ने जाते हैं उनकी कीमत निकाल, उनका खर्चा निकाल के वो बचे जो वो हम सब लोग बांट लेते हैं। हमें बहुत आसानी है और अच्छा हमारा रोजगार चल रहा है, इससे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं हम, और खर्चा भी हमारा खूब चल रहा है इससे। पटले बनाते हैं, पटले फिर गांव में जाते हैं पटले बेचने के लिए, बहुत आमदनी आती है और घर में है। मैं समूह के द्वारा काम करती हूँ, 5000 रुपये आते हैं मेरे, तो रंगाई है पुताई है उसमें, तो वो निकल जाता है। जो हम लोग हैं तो वही बांट लेते हैं अपने, तो अपने घर का खर्चा मेरा चल रहा है। हज़रत इमाम हुसैन और उनके शहीद परिवार वालों और साथियों का चहलुम आज पूरी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। देश में फैली कोरोना महामारी के चलते इस साल जुलूस नहीं निकाला गया है। सरकार की गाइडलाइन के तहत 100 लोगों के बीच मौलाना कल्बे जवाद ने नाजिम साहब इमामबाड़ा लखनऊ में मजलिस पढ़ी। इस मौके पर शिया धर्म गुरु मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने कहा कि मुहर्रम से लेकर अब तक सारे कार्यक्रम सरकार की कोविड गाइडलाइन के तहत संपन्न कराए गए हैं। आज चहलुम भी उसी गाइडलाइन के तहत मनाया जा रहा है। प्रशासन की ओर से चहलुम पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और महामारी को देखते हुए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। तो इमाम हुसैन का चहलुम की तारीख़ है, यानी जिस दिन इमाम हुसैन शहीद हुए थे उसका 40वां रोज़ है, और ये बहुत अहम दिन है कि जिस दिन हर एक इंसान के जो इंसानियत को दोस्त रखता है वो इमाम हुसैन का गम मनाता है। इसमें ये कहना गलत होगा कि सिर्फ मुसलमान मनाते हैं या शिया मनाते हैं, चूँकि इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी करबला में पेश की थी वो इंसानियत को बचाने के लिए पेश की थी। जो गाइडलाइन हमारी सरकार की तरफ से चल रही है उसका पालन भी करना ज़रूरी है, चूँकि बहरहाल वो गाइडलाइन एक किसी तबके के लिए नहीं, किसी एक समाज के लिए नहीं, किसी एक धर्म के लिए नहीं, उसका भी पालन करना है। अपनी सेहत को भी, चूँकि हर एक मज़हब ये सिखाता है कि पहले अपने सेहत का ख्याल रखा जाए, तो उस सेहत का भी ख्याल रखा जाए। और साथ में जो चहलुम की अकीदत है, तो लोग अपने घरों में जिस तरीके से उन्होंने शब बारात की, जिस तरीके से रमज़ान किया, ईद की, बकरीद की और आशूरा किया, उसी तरीके से चहलुम के मौके के ऊपर लोग घरों में नज़र दिला रहे हैं, मातम मजलिस सब घरों में कर रहे हैं। नहीं, चहलुम को दृष्टिगत रखते हुए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है और इस संदर्भ में जो भी कोविड-19 प्रोटोकॉल का गाइडलाइंस है उसका हम अनुपालन करा रहे हैं। और बात अब अपनी सुरक्षा की, कोविड-19 से बचाव की और डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। देखते हैं क्या है ये पहल। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है।
कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। कोरोना से बचने और खुद को सुरक्षित रखने के लिए आप सभी से अपील है कि मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार साबुन से अपने हाथ जरूर धोते रहें। आप लोगों के लगातार प्रयासों से ही भारत जीतेगा और कोरोना हारेगा। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के प्रति उपयुक्त व्यवहार नाम से आज राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की। कोरोना महामारी से बचाव और जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया ये अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में प्रदेश के सबसे बड़े आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल माध्यम से किया शुभारंभ। कहा, केंद्र व प्रदेश सरकार कोरोना नियंत्रण के लिए लगातार है प्रयासरत। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 3,376 मामले आए सामने। उपचार का प्रतिशत लगातार बढ़कर हुआ 88% से अधिक। और प्रदेश में 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए होगा मतदान। 9 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक होंगे नामांकन। प्रदेश भर में 7 विधानसभाओं में होगा उपचुनाव। इसी के साथ समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।